नमस्ते छात्रों। आज हम औद्योगिकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दूसरे लेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम विदेशी पूंजी के क्या दोष हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। छात्रों, विदेशी पूंजी के दोष में सबसे पहले देखिए कि किसी पूंजी को विकासशील देशों के लिए एक दोष रहित वरदान नहीं कहा जा सकता। विदेशी पूंजी के जहां अनेक लाभ हैं, वहां उपयोग खतरे में से भी खाली नहीं है। विदेशी पूंजी यदि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है, तो अल्पविकसित देशों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक उत्पीड़न और विकास के प्रारूप को विस्तृत करने का श्रेय भी इसे ही प्राप्त है। तो विदेशी पूंजी निवेश के कुछ इस प्रकार से दोष हैं, आप ध्यान देंगे। पहला है, विदेशी सहायता के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। यानी कि प्रोफेसर बॉर कहते हैं कि या उन थोड़े से पश्चिम के अर्थशास्त्री हैं जो अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की सहायता को अनिवार्य नहीं समझता। उनके शब्दों में विदेशी सहायता गरीबी से ऊपर उठाने के लिए स्पष्टता न हो, न तो सामान्यतः आवश्यक, न ही पर्याप्त शर्त है। यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से नए विकसित देश प्रारंभ में अल्पविकसित देश थे और बिना विदेशी सहायता के विकसित हुए। फिर सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत से अल्पविकसित देशों ने बड़ी शीघ्रता के साथ बगैर विदेशी सहायता के पिछली आधी शताब्दी में उन्नति की। और न ही विदेशी सहायता आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त शर्त है। यदि एक देश की जनसंख्या भौतिक विकास में रुचि नहीं लेती है, लेकिन यदि विकास के मुख्य स्रोत विद्यमान हो, तो बिना विदेशी सहायता के भौतिक उन्नति होगी। यदि वे विद्यमान न हो, तो यह विदेशी सहायता के साथ ही न होगा। फिर भी यह सच है कि सहायता लेने वाला एक देश मुक्त या सस्ती पूंजी के रूप में लाभ उठाता है, परंतु यह किसी समूह किसी तरह भी विदेशी सहायता को विकास के लिए अनिवार्य नहीं बताता। इस संबंध में प्रोफेसर ऑस्कर लैंज का भी कहना है कि विदेशी पूंजी की इस परंपरागत विनियोग पद्धति की लोकप्रियता अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नए स्वाधीन देश राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को बनाए रखने की दृष्टि से अब प्रत्यक्ष विनियोगियों के स्थान पर विदेशी ऋणों को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं। फिर बात करते हैं, विदेशी सहायता फिजूल खर्ची परियोजना से होती है। देखिए, विदेशी पूंजी अथवा सहायता अक्सर अत्यंत फिजूल खर्ची परियोजनाओं के लिए प्रयोग की जाती है, जो निरंतर कई बड़ी बड़ी हानियां उत्पन्न करती। ये अपने निवल उत्पाद की अपेक्षा अधिक मूल्य के अधिक संसाधनों को खपाते हैं, जब परियोजनाओं के लिए मूलतः लगाई गई स्थिर परिसंपत्तियों के स्थापन की लागतों को ध्यान में लिया जाता है। फिर बात आती है, विदेशी सहायता से निलंबन निवेश में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे निलंबन होगा। देखिए, विदेशी सहायता सदैव निबल निवेश में वृद्धि नहीं करती। वास्तव में विदेशी सहायता प्राप्त करने के वाले सभी अल्प विकसित देश विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह का और प्रयोग पर बड़े प्रतिबंध लगाते हैं। ये प्रतिबंध अर्थव्यवस्था के भीतर निजी उद्यम के कार्यकरण और प्रचार को रोकते हैं। परिणाम स्वरूप घरेलू और विदेशी निजी उद्यमों को मजबूरन क्षमता से नीचे कार्य करना पड़ता है। अतः प्राप्तकर्ता देश में विदेशी सहायता निबल बढ़ाने की अपेक्षा कम कर सकती है। फिर बात आती है नीतियों को असंगत दिशा की ओर प्रभावित करने में। देखिए, विदेशी पूंजी अक्सर नीतियों को असंगत दिशाओं की ओर प्रभावित करती है। ऐसा यह बीमेल बाहरी मॉडलों को प्रोत्साहित करने के लिए होती है, जैसे पश्चिम प्रकार के विश्वविद्यालय जिसके स्नातक नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते, पश्चिम प्रकार की ट्रेड यूनियन जो केवल राजनीतिज्ञों के स्वयं को बढ़ाने का मार्ग होता है, और पश्चिमी ढांचों का उद्योग जो बिल्कुल असंगत होता है, जैसे वायु, परिवहन, स्टील प्लांट एक्सेट्रा। फिर बात आती है विदेशी सहायता सार्वजनिक जीवन विदेशी सहायता सार्वजनिक जीवन को राजनीतिक रंग देती है। देखिए, सार्वजनिक जीवन को राजनीतिक रंग कैसे देती है? देखिए, विदेशी सहायता अक्सर अल्पविकसित देश जैसे भारत में सार्वजनिक जीवन को राजनीतिक रंग देना, जिससे सामाजिक और राजनीतिक दबाव एवं तनाव को बल मिलती है, जो अंततः भौतिक उन्नति को रोकती है। राजनीतिक दबाव के आधार पर ही बहुत से अल्पविकसित देशों में
सहायता प्राप्तकर्ता सरकारें बहुत उत्पादीय या उत्पादकीय और आर्थिक दौर से सफल अल्पसंख्यक वर्गों की क्रियाओं को रोकती है, जैसे इंडोनेशिया में, चीनियों की अफ्रीका में, एशियाओं की बर्मा में, भारतीयों की और यूरोपियों की इस सभी स्थानों में बहुत सी सरकारें राजनीतिक तौर पे अप्रभावी अल्पसंख्यक वर्गों के साथ बुरा व्यवहार और अत्याचार करती हैं, विशेषकर अन्य देशी अल्पसंख्यकों के साथ। ऐसे अल्प विकसित देशों में इस प्रकार की नीतियां चालू या भविष्य में बचत, निवेश या आय को कम करती हैं। फिर बात आती है विदेशी सहायता निर्भरता लाती है। विदेशी सहायता निर्भरता लाती है क्योंकि दाता बद्ध सहायता पर बल देती है, जिसके अनुसार प्रतियोगी विश्व कीमतों की अपेक्षा दास्ता गुलामी वस्तुओं और सेवाओं को ऊंची दामों पर बेचते हैं। ऐसी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां अपनाने को कहते हैं, जो सहायता प्राप्तकर्ता के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होती है। उदाहरण के लिए प्राप्तकर्ता को अधिक या अधिमूल्यन वाली विनिमय दर एवं नीची वास्तविक ब्याज दरें रखनी पड़ सकती है और निर्यात प्रोत्साहन एवं राजकोषीय प्रतिबंध की उपेक्षा करनी पड़ती है। फिर घरेलू बचत में कमी। देखिए, घरेलू बचत में कमी, देखिए विदेशी सहायता का केवल 25% आयातों और निवेश में वृद्धि करता है, जबकि 75% उसके लिए उपयोग कर दिया जाता है। अब सहायता घरेलू बचत में कमी होती है, यानी घरेलू बचत के स्थापना के रूप में प्रयोग की जाती है, न कि पूरक के रूप में। दूसरी ओर जो है अनुभविक प्रमाण ये दर्शाता है कि सहायता बचतों को प्रोत्साहित करती है, सेविंग को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रति डॉलर के अंतर प्रवाह से $1 से अधिक निवेश होती है, जबकि कुछ अन्य देशों में से बचत को हतोत्साहित करती है और $1 की सहायता के अंतर प्रवाह से $1 से कम निवेश होते हैं। फिर आती है ऋण भार में उत्तरोत्तर वृद्धि। देखिए, ऋण भार में कैसे विदेशी ऋणों का विदेशी कर्ज का भार आंतरिक ऋण की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण ये है कि इस कर्ज का भुगतान केवल विदेशी निवेश के रूप में करना पड़ता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों का विदेशी विनिमय कोष पहले की कम होती है और फिर ये देश जो है ऋण सेवा भार ब्याज की वजह करने की स्थिति में भी नहीं होते। फलस्वरूप ऋण परिशोधन का बढ़ता हुआ भार इन देशों को और अधिक ऋण देने के लिए विवश कर सकती है, जिससे यह देश जो है ऋण के नीचे दबता चला जाता है। फिर आता है आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता की मात्रा निर्धारित करने वाले तत्व। इस संबंध में देखेंगे कि आर्थिक सहायता से हम जो है विदेशी सहायता की मात्रा जो है कैसे निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें हाँ जी, भारत जैसे विकासशील देशों में प्रवाहित होने वाली विदेशी सहायता, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कारण है। पहला है कोषों की उपलब्धि, यानी एबिलिटी ऑफ फंड्स। नहीं, देखिए विकसित देशों के पास निर्यात करने के लिए काफ़ी पूंजी होनी चाहिए। ऐसे देशों में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पूंजी की अधिकता नहीं प्रतीत होती। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बहुत कम देश ऐसे हैं जो अल्प विकसित देशों के लिए आवश्यक 10 से 15 बिलियन डॉलर की मात्रा में पूंजी प्रतिवर्ष दे सके। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ उन्नत देश स्वयं अपनी विकास परियोजनाओं का वित्त प्रबंधन करने के लिए संयुक्त राज्य और वर्तनियों से उधार लेते हैं, पर धनी देशों के ओर से अतिरिक्त पूंजी को एकत्रित करने के लिए वास्तविक प्रत्यक्ष अल्प विकसित देश की आवश्यकता पूरी तरह जो है पूरी कर सकता है। फिर आती है पूंजी खपाने की क्षमता। देखिए, दूसरा प्रधान विदेशी पूंजी के खपाने की क्षमता है। अल्प विकसित देशों को उतनी सहायता लेनी चाहिए जितनी कि वे आवश्यकता से या लाभकता से निवेश कर सके। खपाने की क्षमता वे सभी ढंग शामिल हैं जिनमें विकास परियोजनाओं के आयोजन एवं कार्यान्वयन करने की क्षमता, जो अर्थव्यवस्था की संरचना को बदलना एवं साधनों का पुनरावंटन करना, प्रमुख साधनों की कमी, स्थानिक समस्याओं और अनुपूरक संगठन द्वारा जो सीमित होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना उसकी वर्तमान क्षमता के उपयोग के साथ देश के खपाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसीलिए किसी प्रकार जो है अप्रयुक्त क्षमता प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए अक्सर सुनिर्मित विकास योजना, घरेलू वित्त साधना परियोजनाओं को शीघ्रता और दक्षता से लागू करने की क्षमता वाले लोग या व्यापार प्रशासक, मजबूत और एकीकृत सरकार जिसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त हो, सरल और लोचनी समाज जिससे पहले की सांस्कृतिक परिवर्तन
हो रहा हो या कृषि से औद्योगिक व्यवसायों में जाने को तैयार हों। साक्षरता का ऊंचा स्तर और प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली और औद्योगिक लोन की सहायता से। फिर आता है सहायता या व्यापार। देखिए, कुछ वर्षों से कम विकसित देशों में यह विचार प्रबल होता जा रहा है कि उनके तीव्र विकास के लिए व्यापार न की सहायता आवश्यक है। दलील दी जाती है कि 1970-80 के विकास शताब्दियों ने विकसित देश विकासशील देशों की सहायता विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही। एक UNCTAD प्रस्ताव जो विकसित देशों के एक बड़े बहुमत ने स्वीकार किया था कि एक प्रकार से उनके लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे राष्ट्रीय आय का शुद्ध 1% प्रतिवर्ष LDC को विदेशी पूंजी के निकासों विथड्रॉल्स को घटा दें। एक रिपोर्ट में विकासशील राष्ट्रों की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि विकसित राष्ट्रों में मंदी के बावजूद 1992-93 में विकासशील राष्ट्रों के निष्पादन में सुधार हुआ और ये आशा की जाती है कि वर्तमान दशक के शेष वर्षों में एशियाई क्षेत्र का निष्पादन शेष विश्व के निष्पादन से बेहतर होगा। साथ ही अमेरिका के सहारा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया गया। फिर जिस सीमा तक इसकी विदेशी निवेश प्रतिबद्ध घटाया नहीं जाता, एक LDC अपने विकास प्रोग्राम की आयात आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए LDC को अनिवार्यतः ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो निम्नलिखित में से एक या अन्य का मिश्रण करेगी, जैसे देश की विकास दर को कम करे, आयातों को स्थापन करे, निर्यातों का प्रचार करे, देश की व्यापार शर्तों को सुधारे, विदेशी सहायता के बड़े अंतर्विवाह को प्रोत्साहित करे। छात्रों, आज का लेक्चर यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।